हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक सीरीज़ जो रहेगी हमारी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की, जिसको मैं स्टार्ट करूँगी रिवॉल्ट ऑफ 1857 से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको एक कहानी की तरह सुनिए और डेट्स को याद रखते जाइए और ये लाइफ टाइम आपके काम आने वाला है। इसको एक ही बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो आगे आपको दोबारा बस रिवाइज़ कर लीजिएगा, फिर दोबारा कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे। ठीक है, गवर्नर जनरल थे जिस टाइम पे ये रिवॉल्ट हुआ। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, उसके बाद इसके पॉलिटिकल कॉज हम पढ़ेंगे, इकोनॉमिक कॉज पढ़ेंगे, सोसाइटल मतलब सोशल कॉज, सोशल या रिलीजियस कॉज पढ़ेंगे, मिलिट्री कॉज पढ़ेंगे और इमीडिएट कॉज पढ़ेंगे कि ये रिवॉल्ट हुआ क्यों। ठीक है, और कि देश को चलाने में पॉलिटी मतलब जो है पॉलिटिकल आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, उसमें क्या आ रहा था, और इकॉनमी जो होती है हमारी अर्थव्यवस्था, उसकी वजह से क्या हुआ कि ये रिवॉल्ट हो गया। हमारी सोसाइटी में क्या ऐसी चीज़ें थी कि ये रिवॉल्ट लोगों ने कर दिया, और रिलीजन में कैसी चीज़ें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने की जिसकी वजह से रिवॉल्ट हुआ। मिलिट्री जो हमारी जो लोग थे जो ब्रिटिश मिलिट्री में काम कर रहे थे उनके साथ कुछ गलत हो रहा था तभी लोगों ने रिवॉल्ट किया। और इमीडिएट कॉज क्या थे कि तब ऐसा क्या हो गया इतनी जल्दी कि मतलब लोगों ने इतना बड़ा रिवॉल्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज क्या है कि उनकी जो जिस हिसाब से ब्रिटिशर्स चला रहे थे हमारी मतलब पॉलिटिक्स में क्या होता है कि कुछ लीडर्स जो होते हैं वो मिलके चलाते हैं, तो उस टाइम ब्रिटिशर्स ही चला रहे थे। ठीक है, तो उस ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्या किया, नाना साहेब, ठीक है, जो कि पेशवा बाजीराव सेकंड और रानी लक्ष्मीबाई के बेटे थे। ठीक है, उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको पेंशन नहीं देंगे क्योंकि आप उनके अडॉप्टेड सन हो। सबसे पहला रीज़न पॉलिटिकल ये। उसके बाद अवध के उन्होंने अपने अंडर ले लिया 1856 में। ठीक है, और इसलिए अपने अंडर ले लिया कि वहाँ पे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है। सतारा, झांसी, नागपुर और संबलपुर एनेक्स कर लिया ओइंग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर सतारा, झांसी, नागपुर और संबलपुर को ले लिया। इसलिए लिया, अपने अंडर ले लिया क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या है कि उन्होंने ब्रिटिशर्स ने एक अपना रूल निकाला था कि अगर राजा किसी भी मतलब कि किसी भी जगह के राजा का अगर आगे कोई अपना बेटा नहीं होगा, अगर उसका अपना बेटा नहीं हुआ तो वो जगह ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर चली जाएगी। ठीक है, अगर बेटी भी हुई तो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर चली जाएगी। बेटा होना चाहिए राजा का आगे उसका राजपाट संभालने के लिए। ठीक है, तो ये रीज़न थे पॉलिटिकल। अब इकोनॉमिक पढ़ते हैं। हैवी टैक्सेशन, ये हमारे लोगों पे ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रहे थे। ठीक है, और फोर्सेबल इविक्शन कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स, और हमारे प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट भी ये पॉलिसीज़ ला रहे थे जो कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था जिसकी वजह से। ठीक है, उसके बाद सोशियो रिलीजियस कॉजेज़ क्या थे, सोशल और रिलीजियस। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ सती, हमारी सोसाइटी में सती जो थी औरतें उस टाइम पे अपनी मर्ज़ी से हो जाती थी। ठीक है, उनको बोलने मतलब कि कोई नहीं बोलता था, खुद ही वो सती हो जाती थी, अपने पति के साथ जल जाती थी जब उनके पति की अगर डेथ हो जाती। तो इन्होंने क्या किया, उसे हटा दिया 1829 में, अबॉलिश कर दिया। उसके बाद दूसरा कॉज क्या था कि इन्होंने लीगल कर दिया विडो रीमैरिज को, कि अब विधवा औरतें जो थी सती नहीं हुई तो वो शादी कर सकती हैं। ठीक है, शादी कर सकती हैं 1856 में। ये थे सोशल और रिलीजियस कॉज भी थे, इससे हमारे सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंच रही थी। मिलिट्री कॉजेज़ क्या थे, डिस्क्रिमिनेशन विद इंडियन सोल्जर्स। अब हमारी मिलिट्री के इनकी मिलिट्री में जो हमारे बंदे काम कर रहे थे इंडियंस, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उनके साथ। ठीक है, कि इनको लो वेजेस दी जा रही थी, सैलरी दी जा रही थी और उनको ज़्यादा दी जा रही थी। ठीक है, उसके बाद इमीडिएट उस टाइम के कॉज क्या थे कि जिसको देखते ही मतलब इंडियंस भड़क गए और रिवॉल्ट कर दिया उन्होंने। उसके हुआ क्या था कि इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल हुज कार्ट्रिजेस वर सेड टू हैव ग्रीस्ड कवर मेड ऑफ बीफ एंड पॉक। तो इनने एक राइफ़ल जो है, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस की थी अपनी आर्मी में, जिसको आई थिंक चलाने के लिए मुंह से खींच के कुछ करना पड़ता था उसको चलाने के लिए, तो कार्ट्रिज को। ठीक है,
तो उसमें जो है इन्होंने कहा कि बीफ और पॉर्क जो है सुअर, वो उससे बने हुए हैं वो, ठीक है। ये इमीडिएट कॉज था। बिगिनिंग एंड स्प्रेड ऑफ द रिवॉल्ट, तो बिगिनिंग हुई रिवॉल्ट की ऑन मार्च 29, 1857 में, ठीक है। एंड इंडियन सिपॉय मार्च 29, 1857 में होता क्या है, एक इंडियन सिपॉय ऑफ 34th नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, मंगल पांडे था उसका नाम, वो मार देता है दो ब्रिटिशर्स को, जिसका नाम है गिसन एंड बॉग, ठीक है। गिसन एंड बॉग ऑन परेड एट बराकपुर, परेड हो रही थी बराकपुर कलकत्ता में, वहाँ पे जो है मंगल पांडे मार देते हैं गिसन और बॉग को, ठीक है। उसके बाद ही वॉज अरेस्टेड एंड हैंग्ड, और उनको अरेस्ट करके और उनको हैंग कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद द म्यूटिनी एक्चुअली स्टार्टेड जो हुई वो हुई मई 10, 1857 को, मई को हुई, ठीक है। सोल्जर्स ने अपनी जेल तोड़ दी, ठीक है। मर्डर किया यूरोपियंस का, ब्रिटिशर्स का मर्डर किया। बर्न देयर हाउसेस, उनके घर जला दिए और चले गए दिल्ली, ठीक है। क्योंकि ये चिढ़े हुए थे इन सब चीज़ों से जो इनके साथ इकोनॉमिक, सोशल, मिलिट्री और इमीडिएट कॉजेज़ थे, और मंगल पांडे को हैंग कर दिया, ठीक है। इसलिए इन्होंने अपनी जेलें तोड़ दी और ये चले गए दिल्ली, ठीक है। जनरल हैविट जो था उस टाइम कमांडर ऑफिसर था, मेरठ में कमांडिंग ऑफिसर था। तो उसके बाद क्या हुआ, द अपेयरेंस ऑफ मार्चिंग सोल्जर्स नेक्स्ट मॉर्निंग in Delhi was signal to local soldiers, who in turn revolted, seized the city, and proclaimed the 82-year-old Bahadur Shah Zafar as शहनशाह हिंदुस्तान, ठीक है। तो ये इन लोगों ने क्या किया कि ये अपनी जेल वगैरह तोड़ के ब्रिटिशर्स के घरों को आग उग लगा के तो आगे हम सोल्जर वहाँ से मेरठ से 10 मई को, ठीक है। और 11 को पहुँचे दिल्ली में, और दिल्ली के भी जो सोल्जर्स थे जो इनको सपोर्ट कर रहे थे रिवॉल्ट में, वो भी आगे बहादुर शाह ज़फ़र के पास, उस टाइम जिनकी उम्र 82 साल थी, ठीक है, उनके पास आगे, और उनको इन्होंने घोषित कर दिया एम्परर ऑफ इंडिया। इन्होंने बोला कि सब, मतलब हम आपसे उनसे मदद लेने आए। विद इन अ मंथ ऑफ कैप्चर ऑफ दिल्ली द रिवॉल्ट स्प्रेड टू, फिर रिवॉल्ट इंडिया के एक मंथ, जब दिल्ली को कैप्चर किया उसके एक मंथ के बाद जो है अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में फैलने लगा ये रिवॉल्ट, ठीक है। उसके बाद फैल गया बंगाल में, पंजाब में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, चलो ये था रिवॉल्ट के बारे में। अब मैं सेंटर ऑफ रिवॉल्ट एंड देयर लीडर्स के बारे में बताऊंगी कि रिवॉल्ट ये कहाँ से लड़ रहे थे, कौन सा बंदा रिवॉल्ट को कहाँ से लड़ रहा था। तो दिल्ली से बहादुर शाह थे और जनरल बख्ती खान, ठीक है, बहादुर शाह, जनरल बख्ती खान। उसके बाद कानपुर से नाना साहिब, जिनको कि धोंदू पंत अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव मस्ताना, ठीक है, बाजीराव सेकंड, तात्या टोपे एंड अजीमुल्ला खान, ठीक है। नाना साहेब, जिनको धोंदू पंत भी बोलते थे, ठीक है। उसके बाद अडॉप्टेड सन थे, ये तो हमने ऊपर ही पढ़ा, तात्या टोपे एंड अजीमुल्ला खान। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। उसके बाद आ गया हमारे पास लखनऊ, बेगम हज़रत महल थी यहाँ से, एंड हर सन बिरजिस कदर, ठीक है। फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, बरेली से खान बहादुर खान, बिहार से कुंवर सिंह, ज़मींदार ऑफ जगदीशपुर थे ये। दिल्ली वॉज सीज्ड बाई रिबेल्स ऑन मई 12, 1857। दिल्ली वॉज कैप्चर्ड ऑन सितंबर 20, 1857 बाई जॉन निकोलसन, एंड बहादुर शाह सेकंड वॉज डिपोर्टेड टू रंगून, ठीक है। दिल्ली को कैप्चर कर लिया गया लेकिन सितंबर 20, 1857 में, और बहादुर शाह जफ़र जो थे वो रंगून चले गए, वहाँ वो 1862 में मर गए, ठीक है। झांसी की रानी को हगरोज ने मार दिया, ठीक है, जून 17, 1858 को। रानी लक्ष्मीबाई बैटलफील्ड में मर गई, ठीक है। कानपुर वॉज रिकैप्चर्ड ऑन दिसंबर 6, 1857, इसको भी कॉलिन कैंपबेल ने रिकैप्चर कर लिया। लखनऊ को भी कॉलिन कैंपबेल ने 21 मार्च 1858 को रिकैप्चर कर दिया।
इसमें कॉलिन कैंपबेल, हैवलॉक और ओथ्रम ओथ्रम ने इनको रिकैप्चर किया। विलियम टेलर एंड एग्रे सप्रेस द रिवॉल्ट एट आरा, आरा मतलब बिहार, ठीक है। इंग्लिश अथॉरिटी वॉज री इस्टेब्लिश इन इंडिया ड्यूरिंग जुलाई दिसंबर 1858 और ये री इस्टेब्लिश हो गए। के बाद ये सब जो बहादुर शाह सेकंड हैं वॉज डिपोर्टेड टू रंगून, ये हमने पहले भी पढ़ा, और जहाँ उनकी डेथ हो जाती है 1862 AD में, ठीक है। नाना साहेब जिनका ओरिजिनल नाम है धुंधु पंत, ठीक है, वो धुंधु पंत, बेगम हजरत महल एंड खान बहादुर खान, ये सारे चले गए नेपाल में, ठीक है। उसके बाद तांत्या टोपे जिनका ओरिजिनल नाम है रामचंद्र पांडुरंगा वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड, उनको मार दिया गया, ठीक है, तात्या टोपे को। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई डाइड इन, वो तो बैटलफील्ड में मर गई। कुंवर सिंह वॉज वोंडेड, उनको लग गई थी, और उसके बाद वो भी मर गए अप्रैल 26, 1858 को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब कि फेलियर क्यों हुआ इस रिवॉल्ट का, ठीक है। डिसयूनिटी ऑफ इंडियंस एंड पोअर ऑर्गेनाइजेशन, तो मतलब ऑर्गेनाइज्ड नहीं था ढंग से, ठीक है, और इंडियंस में यूनिटी नहीं थी। उसके बाद लैक ऑफ कंप्लीट नेशनलिज्म, हमें उस टाइम नेशनलिज्म के बारे में पता ही नहीं था कि नेशनलिज्म क्या है, ठीक है। सब अपने अपने करके देखते थे, जैसे स्टेट्स को कि मैं यहाँ से लड़ूंगा, मैं यहाँ से लड़ूंगा, और कंप्लीट नेशनलिज्म नहीं था। सिंधियाज, होलकर्स, निज़ाम्स एंड अदर एक्टिवली हेल्प्ड द ब्रिटिश, ठीक है, इन सब ने ब्रिटिश को हेल्प किया। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन, और हमारे जो पीजेंट क्लास था और सिपॉयज़ थे, ज़मींदार थे एंड अदर क्लासेस थे, इनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन नहीं था। मैनी हैड डिफरेंट मोटिव्स फॉर पार्टिसिपेशन इन द रिवॉल्ट, तो सबका सेम मोटिव नहीं था कि हमें इनसे छुटकारा पाना है इस रिवॉल्ट के थ्रू, तो सबका अलग अलग मोटिव था, इसलिए ये कामयाब नहीं हो पाया। ऑल द क्लासेस ऑफ सोसाइटी वर नॉट अफेक्टेड एंड ऑल्सो डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द रिवॉल्ट, सबको कोई इफेक्ट भी नहीं हुआ क्लासेस को, और कहीं ने इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट भी नहीं किया। हमारे पास मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी नहीं थे अच्छे, ठीक है, वो भी इंफीरियर क्वालिटी के थे। वो उनके पास, ब्रिटिशर्स के पास ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के इक्विपमेंट्स थे। उसके बाद द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द रिवॉल्ट वाज द एग्जीबिशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अब इसका फीचर ये है कि हमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिली थी इस रिवॉल्ट में, ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इसका हमें कंसंट्रेशन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में देखने को नहीं मिला था, ये भी एक रीज़न रहा था फेलियर का, ठीक है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ते हैं। इम्पैक्ट की, इसके बाद हुआ क्या आखिर, इसके बाद नतीजा क्या निकला इसका, ठीक है। इन अगस्त 1857 में क्या हुआ, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पासिस एन एक्ट विच पुट एन एंड द रूल ऑफ कंपनी, तो कंपनी रूल ही थी जो रूल की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा था, जो भी पीछे हुआ इन्होंने शुरू कर दिया था पॉलिटिक्स करना, इकोनॉमिक टैक्सेशन वगैरह लगाना, ये कंपनी ही कर रही थी अब तक। तो इसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, उन्होंने कंपनी को हटा के और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ला दिया हमारे 1857 के रिवॉल्ट के बाद, ठीक है। क्या किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, कंपनी को हटा दिया, अब कंपनी रूल ख़त्म हो गया, अब तक कंपनी रूल था और अब आ गया हमारे पास ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करेगी। इन्होंने पावर्स ट्रांसफ़र कर दी ब्रिटिश क्राउन को, ठीक है। अ मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉल्ड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया वॉज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और एक बंदा रखा गया है इन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट था है, कोई भी एक गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट का मिनिस्टर जो है उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बना दिया गया, और वही इंडिया की गवर्नेंस के रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का टाइटल जो है वो हटा के कर दिया वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। आफ्टर द रिवॉल्ट द ब्रिटिश परस्यूड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, लेकिन इस रिवॉल्ट के बाद इन्होंने ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी जो है हिंदू मुस्लिम में ये अपना ली। फार रीचिंग चेंजेस वर मेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ
वाइट सोल्जर्स इन द आर्मी टुक प्लेस, इन्होंने वाइट सोल्जर्स ज़्यादातर आर्मी में लाए। उसके बाद इट सून बिकम ए सिंबल ऑफ चैलेंज टू माइटी ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया एंड रिमेन्ड अ शाइनिंग स्टार फॉर राइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। और उसके बाद हुआ क्या कि ये ब्रिटिशर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था कि इंडियंस ने इतना बड़ा कदम उठाया और एक ठीक है, और इंडिया की एक ग्रोथ का एक मतलब कहीं दिख रहा था कि अब इंडिया की ग्रोथ होगी, और इंडियन नेशनल मूवमेंट भी स्टार्ट हुई। इसके बाद टोटल एक्सपेंस ऑफ सप्रेशन वाज borne by इंडिया।